अमेरिकन फोर्सेस वेनेजुएला में एंटर होती हैं, उन्हीं के मुल्क के सदर को उन्हीं के महल से जिस तरह से अबडक्ट किया जाता है, प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक, ये सब कुछ कैसे हुआ? 2026 आया ना अली भाई, ये बड़ा खतरनाक शुरू हुआ है। जितनी आसानी से ट्रंप ने ये पूरा ऑपरेशन किया वेनेजुएला के अंदर, मडोरो को उठा कर ले आए, तो आपको लगता है कि मडोरो की अपनी हुकूमत में से या वहाँ की ऑपोजिशन में से कोई ट्रंप के साथ या वहाँ की इंतज़ामिया के साथ कोई मिला हुआ था? उसकी वाइस प्रेसिडेंट। यहाँ पर अमेरिका वर्ल्ड पुलिस के तौर पे क्यों बिहेव कर रहे हैं? मतलब ये कैसे पॉसिबल है कि आप किसी भी मुल्क के शहरी को, प्रेसिडेंट को कोई क्रिमिनल चार्ज लगा कर वहाँ से उठाकर अपने मुल्क में ले आए? जो गुंडा है वो है, वो इसको आप क्या करेंगे? ही इज। कामरान भाई, मडोरो को उठाने के बाद ट्रंप ने ईरान को भी धमकी दी कि ईरान में जो इस टाइम पे मुजाहिरे चल रहे हैं, अगर हालात काबू में ना आए तो वहाँ पर रेजिम चेंज हो सकती है। अगर आप उनसे पूछें कि तुम्हें फाके करना है या अमेरिकन की गुलामी में रहना, वो कहेंगे मैं फाके करना है। जो वेनेजुएला की फर्स्ट लेडी है, मडोरो की वाइफ, उसका क्या कसूर था? उसे क्यों उठाया? अगर आप उनको छोड़ देते तो शी वुड हैव टेकन ओवर। लेकिन यहाँ जो ट्रंप का मोटिव था कि अमेरिका का कंट्रोल वेनेजुएला के ऑयल पर होगा, अमेरिकन कंपनीज जो हैं जाएंगी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगी और ऑयल निकालेंगी, ये सब कुछ होगा। अली भाई, कंपनी भाग गई है वहां से, तो ट्रंप के साथ हाथ हो गया है। अब इनको पता नहीं है कि क्या होगा, ये बड़ा मसला हो गया, अब नहीं पता क्या होगा। कामरान भाई, आज के पॉडकास्ट में हम वेनेजुएला की मौजूदा सूरत हाल पर बात करेंगे। ऑडियंस की तरफ से काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि 3 जनवरी के दिन जब ये सब कुछ हुआ, जब ये ऑपरेशन हुआ, उस दिन हम इस पर वीलॉग करें। लेकिन यहाँ पर मैं ऑडियंस से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमारी भाभी की इस टाइम पे जो मेडिकल कंडीशन है उस पर सब एक बार दुआ कर दें कि अल्लाह जल्द से जल्द उन्हें सेहतयाबी अता फरमाए। और उसके बाद हम अपने पॉडकास्ट पर आते हैं। हमने देखा कि किस तरह से अमेरिकन फोर्सेस वेनेजुएला में एंटर होती हैं, उन्हीं के मुल्क के सदर को उन्हीं के महल से जिस तरह से अबडक्ट किया जाता है। ये सुनने में तो बहुत एक सादा सी, आसान सी चीज़ लग रही है, लेकिन पर्दे के पीछे असल कहानी क्या है? प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक, ये सब कुछ कैसे हुआ? अली भाई, ये प्लॉटिंग चल रही थी तकरीबन, इसको दिस थिंग वाज इन अ प्ले फॉर ऑलमोस्ट 6 महीने से। 6 महीने से ये प्लॉट में था। और सबसे पहला तो प्लानिंग एग्जीक्यूशन बता दूं कितनी कमाल की थी। जो जब टीम अंदर गई है, फ्रॉम द एंट्रेंस टाइम, एक्सटेंशन, इसको एक्सट्रैक्शन टीम कहते हैं, डेल्टा एक्सट्रैक्शन टीम। तो उनके पास जो विंडोज़, जो आखिरी विंडो था वो 18 सेकेंड विंडो। 18 सेकेंड विंडो मतलब ये है कि अगर वो 18 सेकेंड का टाइम था, अगर वो 18 सेकेंड डिले होता, अगर ये इफ वुड बीन 18 सेकेंड डिले, तो मडोरो जो था वो अपने इसका जो एक रूम है, उसको सेफ रूम कहते हैं या सेफ हाउस कहते हैं, या एक अंदर GFT रूम कहते हैं, वो एक कमरा बनाया होता है। ये बहुत रुझान है, लोगों ने बनाए हुए होते हैं, साउथ अमेरिका में बहुत रुझान है। ड्रग डीलर्स, प्रेसिडेंट, सारे चीज़ें हैं, वो एक सेफ हाउस या सेफ रूम बनाते हैं। मेटल लाइनिंग होती है इसके अंदर, उससे निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो उसमें अगर ये चला जाता तो उसको एक्सट्रैक्ट करना जो था वो उसमें डिले हो जाता। इनके पास इक्विपमेंट थे, ये लोग टॉर्च इक्विपमेंट लेके गए हुए थे, लेकिन इट कुड डिले द होल थिंग। आधा घंटे से लेके 1.5 घंटे तक, कोई एग्जैक्ट टाइमिंग पता नहीं थी इनको, क्योंकि वो प्रैक्टिकली कर नहीं पाए थे उसको, एग्जैक्ट थिकनेस ऑफ द वॉल। तो पहली बात तो ये कि अगर वो डिले हो जाती तो फिर वहाँ से उसका नुकसान क्या होता कि रिटेलिएशन फोर्सेस आ जाती और वो फुल फ्लैज वॉर, यानी ब्लड बात हो जाता। फिर जाहिर बात है, आउट नंबर थे अमेरिकन। तो कमाल की एग्जीक्यूशन ये है कि इन्होंने उसको प्रैक्टिकली पॉसिबल, यानी क्या किया कि उन्होंने उसका एक मिमिक करके, इन्होंने कोस्टा रिका में इन्होंने उसका एक मॉडल बनाया था, उसको रिहर्स करते रहे। दे रिहर्स इट एवरी डे, ट्वाइस अ डे। तो रिहर्स करने से फ़ायदा ये होता है, दिस इज़ अ ओल्ड टैक्टिक, डेल्टा फोर्स, नेवी सील, CIA जब भी कोई ऐसी एग्जीक्यूशन करती है, वो टाइटल 15 और टाइटल 10 के तहत, यानी कोई भी एग्जीक्यूशन उसकी अगर होती है, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि आपकी टाइमिंग, एक काम आप रोज़ एक राउट पर रोज़ाना भाग रहे हैं, तो अब आप फास्ट को एक्सेस हो, आप थोड़ा बढ़ता जाता है आपका टाइमिंग। सो इसमें इन्होंने ये किया कि असल में जो दे वर ट्राइंग टू डू इट अंडर, यानी अंडर टाइम, यानी मीन्स ओवर 18 ब्रैकेट, वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। और इनके पास फिर ट्रंप से ऑर्डर यह आया कि वी नीड टू एग्जीक्यूट इट नाउ, अब ये करना ही है। तो लिहाजा दे एग्जीक्यूटेड इट, इन्होंने उसको एग्जीक्यूट किया। और कमाल की चीज़ है कि वो 18 सेकेंड्स डिले, मतलब अगर 18 सेकेंड अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा नहीं होता 18 सेकेंड। आप जस्ट टिक टॉक करें तो ही को बीन। और अच्छा, दूसरी बात, इनके पास जो सारी एक जो सोर्स जितनी भी थी, यानी ये कि जो इन्फॉर्मेशन थी उनके पास, वो कहाँ से आई? इमेजिन दैट कि इनके पास अंदर या तो कुक था उसमें एक, जहाँ तक खबर आ रही है कि या तो एक कुक था या कोई क्लीनिंग गाय था,
जिसने वो इन्होंने इक्विपमेंट दिया, उसने ब्लूप्रिंट, वो बेसिकली क्या होता है, वो वॉल एक स्पेशल कैमरा होता है जो थर्मल कैमरा होता है, आप उससे एक दफ़ा क्लिक कर लें तो वो आपको वॉल चीज़ें, सारी चीज़ें वो ब्लूप्रिंट देता है, आपको जगह जगह जाके क्लिक नहीं करना पड़ता, बेसिकली थर्मल कैमरा गोज थ्रू थिंग। सो वो थर्मल कैमरे से इनके पास, इमेजरी से इनके पास था, और दूसरा इन्होंने सैटेलाइट से लिया था, लेकिन उसमें सिर्फ प्रॉब्लम ये आ रहा था कि जो जो मेटल रूम है, जो हाइडिंग रूम है, उसका एग्जैक्ट इनको आइडिया तो था कि कितने उसके पास ब्रैकेट क्या है, ही गेट अप फ्रॉम देयर, रिस्पॉन्ड, रन एंड ही लॉक द डोर। उसमें टाइमर थोड़ा होता है कि आपको कोड मार के डिले होता है। सो बट वो जो टाइमिंग है वो उसको काटने का इनके पास एग्जैक्ट थिकनेस नहीं थी। सो एग्जीक्यूशन वेल डन। नाउ देर इज मैनी मोर एस्पेक्ट टू दिस। इलीगल एक्ट आप कह रहे हैं, लेकिन ट्रंप इसको लीगल एक्ट कहता है, ट्रंप इसको इलीगल एक्ट नहीं कहता, क्योंकि वो उसकी लेजिटिमेसी जिसको कहते हैं, कि वो लेजिटिमेसी मतलब ये कि एक आपने अगर सुना होगा काम, ये बच्चों को भी जो सुन रहे हैं सुना होगा, कि उसको कहते हैं डिप्लोमेटिक कम्युनिटी। डिप्लोमेटिक कम्युनिटी का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास किसी भी मुल्क का कोई सदर, आप उसको प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते, ही हैव इम्यूनिटी। सेम थिंग जो एम्बेसी का स्टाफ है, अगर जैसे पाकिस्तान एम्बेसी का स्टाफ या इंडियन एम्बेसी का स्टाफ कोई जुर्म करता है तो उसको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती है, और वो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के तहत आप उसको प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते, यू हैव टू लेट हिम गो, आप उसको सज़ा नहीं दे सकते क्योंकि उसकी। सो अब इमेजिन के किसी मुल्क के सदर को उठा के ले आना कहीं से, तो लेकिन उन्होंने उसके लिए हर जगह ये होता है कि एक लूप ढूंढ लेते हैं। वो लूप इन्होंने ये ढूंढा कि वो लेजिटिमेट सदर नहीं था, उसकी लेजिटिमेसी को चैलेंज किया कि ये तो आमिर था या ये डिक्टेटर था और ये था। तो अगर इस तरह से अगर गिनती शुरू हो जाए तो मेरा ख्याल है कितने मुल्क रह जाएंगे दुनिया में जहां अमेरिका नहीं जा सकता। सो हाफ यू गेट एग्जीक्यूशन से लेके सारा आइडिया आपको हो गया होगा। देन ऑनवर्ड्स आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। देयर इज अ इसकी बैक स्टोरी क्या है, क्यों, सबसे बड़ा सवाल है क्यों, वो है क्वेश्चन, और वो क्यों में सारा मामला है। सो आई विल एक्सप्लेन इट टू यू व्हेन वी गो ऑनवर्ड्स। कामरान भी आगे जाकर क्यों पर तो आते हैं कि क्या रीज़न बनी जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा ऑपरेशन किया गया, लेकिन अगर हम अभी डीप डाइव करें एग्जीक्यूशन पर कि किस तरह से अमेरिकन फाइटर जेट्स जो हैं वो वेनेजुएला की फ़ज़ा के अंदर एंटर होते हैं। अब वेनेजुएला में रशियन एयर डिफेंस सिस्टम S-300 लगा हुआ है, तो उसको किस तरह से न्यूट्रलाइज किया गया, कैसे नकारा बनाया गया, कैसे जाम किया गया कि वो आए और उन्होंने इतनी आसानी से ये पूरा ऑपरेशन कर लिया। S-300 के अलावा भी और भी चीज़ें हैं अली भाई, बट दे नॉट ओनली एंटर विद फाइटर जेट, इन्होंने एक सबसे डमेस्ट चीज़ जो लेके आए वो चिनुक्स लेके आए। अब चिनुक्स इज अ स्लो मूविंग बोगी कहते हैं उसको। इन चिलो हम लोग जब चिनुक का बात करें तो स्लोएस्ट मूविंग बोगी इस्तेमाल होती है टर्म में, हमारे टर्म में उसको स्लो मूविंग बोगी कहते हैं। तो स्लो मूविंग बोगी लाने का मतलब सीधा सीधा था, सारी बातें एडवर्टाइज नहीं किया, लेकिन उन्होंने सिस्टम जैम कर दिए थे। अब वो जैमिंग टेक्नोलॉजी आप नहीं सोच सकते अमेरिका की अली भाई, दे हैव मैनी वेज ऑफ डूइंग मैनी थिंग। वो रशियन सिस्टम को उन्होंने जैम इसलिए किया, पहली बात तो वो रशियन एडवांस ADS सिस्टम नहीं था इनके पास, रशियन एडवांस सिस्टम नहीं था। देयर वाज लिटिल बिट एज सिस्टम फॉर वट एवर रीजन। मुझे नहीं पता कि क्या डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन ट्रंप एंड हिम, यूजली चाइना का भी क्योंकि ये एलाई है, रशिया का भी एलाई है, ही हैव रिलेशन विद बोथ ऑफ हिम। और इसकी जो आप ये कह लीजिए कि रशिया की जो इकोनॉमी है जिस ऑयल पे डिपेंड करती है वो ये इसको थिक हनी ऑयल कहते हैं, रीज़न वी कॉल इट हनी ऑयल, एक्सप्लेन टू यू लेटर। तो इस ऑयल पे, ये हार्ड ऑयल पे रिलाई करती है क्योंकि वो उसको रिफाइन करके बेचता भी है। दूसरा फिर चाइना का कंजम्पशन जो है वो ऑयल का बहुत ज़्यादा वो यहाँ से आता है। तो आई डोंट नो व्हाई दे डिडंट इक्विप हिम विद समथिंग मोर एडवांस देन व्हाट इट इज़, लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी थी ये प्रूवन। अगर चिनूक जब भी जाते हैं, जब आपने सिस्टम जो है वो जैम किया हुआ होता है ऑलरेडी, मतलब ये नहीं होता कि वो आप ऑन द स्पॉट करें, इसका मतलब ये कि आपने एड ऑफ टाइम जो है वो अगर ब्लॉक ना किया हो तो चिनूक स्लो नहीं। अगर आप फाइटर जेट्स हैं उनके अंदर एक जैमिंग सिस्टम होता है, रेडार जैमर या कोई और किस्म के जैमर होते हैं, डिसेबल होता है, या ग्राउंड पे आपके पास आदमी होता है कि वो उसको नेट सिस्टम कहते हैं। ग्राउंड नेट सिस्टम ये होता है कि इक्विपमेंट होता है वो गाड़ी में माउंट होता है और वो आप फेस करते हैं एंड देन इट गोज थ्रू द बीम सिस्टम। वो एक चीज़ समझ लीजिए कि एक तरह का, उसको नेट सिस्टम इसलिए कहते हैं कि वो एक तरह से जाल फेंकना शुरू कर देता है, और वो ऐसे मुल्कों में इस्तेमाल होता है जहां आप चिनुक्स लेके नहीं जा रहे हैं, अगर आप फाइटर जेट लेके जा रहे हैं। लेकिन अगर आप चिनुक्स लेके जा रहे हैं तो वो बिल्कुल प्रूवन टेक्नोलॉजी है कि इन्होंने पहले से उसको जैम कर दिया, कि दे हैड इट जैम लाइक लेट्स से 30 to 45 minutes to an hour बिफोर मे बी। जिसके इस ब्रैकेट में हम जब ये कहते हैं कि आवर इज अ सेफ पीरियड ऑफ टाइम, तो 1 घंटा जो है वो बेदार होने में नहीं लगता। दूसरी बात, इसकी सेकंड चीज़ आप ये भी सुन लीजिएगा, टाइमिंग इज एसेंस इन ऑल दिस थिंग। बहुत खूबसूरत टाइमिंग इस्तेमाल की।
रशिया में हॉलिडे चल रही थी, क्योंकि देयर इज समथिंग टू डू विद रशिया इन होल दिस थिंग। यानी रशिया का मतलब यह नहीं कि रशिया हैव टू डू विद इट, इट मीन्स कि कोई ना कोई इसका लिंक रशिया, दे डिडंट वांट रशियन टू बी अवेक, ये मैंने चेहरा सुना कहीं पर। सो इट वॉज रियली स्ट्रेंज थिंग कि बाइडेन वांट रशियन टू बी अवेक, लेकिन इसका मतलब ये कि इसका कोई सेकंड मॉनिटरिंग स्टेशन है, कोई एक चीज़ रशिया में थी, लेकिन रशिया में उस दिन आम तातील वहाँ पे हॉलीडेज चल रही थी, एंड दैट्स द रीज़न। और टाइमिंग और वो जो था वो एसेंस इसलिए इस्तेमाल किया कि द सेकंड मॉनिटरिंग सिस्टम या बैकअप सिस्टम या कोई इसका अलर्ट सिस्टम जो है वो रशिया जब तक भेजे वापस आए उस वक्त तक के लोग उतर के एग्जीक्यूट कर चुके हों। कामरान भी, आपने तो माजी में काम किया हुआ है ड्रग्स कार्टल्स के साथ, आप तो बहुत अच्छे से समझते हैं इनका प्रोसेस कि इसके अंदर कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं और ये ड्रग्स ट्रैफिकिंग होती कैसे है। अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो इल्ज़ामात लग रहे हैं प्रेसिडेंट मडोरो पर कि वो ड्रग्स ट्रैफिकिंग के अंदर इन्वॉल्व हैं, क्या ये सच है या सिर्फ बहाना है उनको उठाने का? वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन सेम चीज़ है, सेम स्टोरी है। लेट मी टेक यू बैक अ लिटिल बिट मोर। सद्दाम हुसैन, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, लेकिन नज़र कहाँ थी? ऑयल के ऊपर। बेसिकली वो सारा होक्स हुआ, कभी मिले आज तक? इतने साल हो गए, आज तक कहाँ है वो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन? क्यों नहीं मिल रहा आज तक? उनके देवस्थान कभी नहीं मिला ना। लेकिन उससे फ़ायदा क्या हुआ? हैलीबर्टन को ऑयल कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। उस वक्त अमेरिकन इकॉनमी जो थी वो बहुत वर्ज ऑफ कोलैप्स थी। एक करेंसी की एक आजकल गूंज है, ब्रिक्स। तो लेट मी गो बैक लिटिल बिट। देखिए अली भाई, उस वक्त एक चैटर हो रही थी, लिबिया से बहुत ज़्यादा आवाज़ें उठ रही थी, पेट्रो डॉलर के अगेंस्ट अफ्रीका, और यूरोप ने भी कहा था कि वाई वुड बी स्ट्रेंथन डॉलर, यूरो की स्ट्रेंथन की बात हो रही थी। तो उस वक्त पेट्रो डॉलर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हैलीबर्टन को कंट्रोल चाहिए था। इराकी ऑयल आपके पास आ गया, अटैक किया, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बहाना बना के इराकी ऑयल को लेके हैलीबर्टन को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। आपने 60 सेंट्स बिलो द मार्केट उठाना शुरू कर दिया, 60 सेंट्स बिलो द मार्केट, यू स्टार्ट कंट्रोलिंग इट, इकॉनमी गॉट बेटर। अब ये हिस्ट्री अपने आप को रिपीट कर रही है। उस वक्त जो था वो बहाना वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन था। इस दफ़ा इन्होंने जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन उसको ड्रग्स बना के पेश किया, ताकि स्ट्राइप, क्योंकि वेनेजुएला, कोलंबिया, इसमें साउथ अमेरिकन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्राइप के फेवर में, या जो जो पाकिस्तान को रिसेंटली मेंबरशिप मिली है स्ट्राइप की, दे आर गोइंग विद इट टू, आई थिंक इंडिया ऑलरेडी इज इन देयर, इंडिया ऑल्सो है। पुतिन की बहुत ज़्यादा बैकिंग है, क्योंकि ये सारा स्ट्राइप का मामला जो करेंसी लॉन्च हो रही है इसका मामला ये है कि पेट्रो डॉलर को वीक करना है। क्योंकि पेट्रो डॉलर जो अमेरिकन इकॉनमी है, पेपर इकॉनमी है, टॉयलेट पेपर इकॉनमी कह लीजिए उसको, क्रेडिट कार्ड इकॉनमी है, पेपर इकॉनमी है, उसको वीक करने के लिए आपको चाहिए समथिंग मुतबादिल निज़ाम चाहिए। वरना तो हर चीज़ जब भी डॉलर में ट्रेड होता है, ऑयल आपकी अमेरिकन इकॉनमी स्ट्रेंथ होती जाती है। और ये गारंटी है हर तरह, जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो इस मामला को समझते हैं, दे अंडरस्टैंड इट्स अ बोरिंग सब्जेक्ट, बट यू गॉट अंडरस्टैंड दिस कि पेट्रो डॉलर अमेरिका की बैकबोन है, और स्ट्राइप जो था वो उसको ब्रेक करना चाह रहा था। अब सारे साउथ अमेरिका के मुल्क, ये ब्राज़ील से शुरू हुई थी कहानी, ब्राज़ील अर्जेंटीना से शुरू हुई, फिर इट कम्स टू रशिया इन्वॉल्व हुआ, नाउ ईरान, पाकिस्तान, इन सब लोग शामिल होते जा रहे हैं। नाउ हाउ डू यू ब्रेक समथिंग लाइक ब्रिक्स? किस तरह हॉक्स को आपको तोड़ना है? हॉक्स को तोड़ने के लिए अली भाई, दे वांटेड समथिंग के यू नीड मोर ऑयल। अब मोर ऑयल कहाँ पर है? You know where the more oil is? Venezuela is number 1 oil producing country. अब लेकिन देयर इज़ अ डिफरेंस, में भी बहुत से लोगों को शायद ये पता ना हो अली भाई कि जो ये ऑयल है, अमेजोनियन ऑयल कह लें इसको, कई टर्म्स इसकी कई इस्तेमाल होती हैं, लेकिन उसको अगर मैं वो नाम लूँगा टेक्निकल, अमेजोनियन ऑयल या सल्फर ऑयल या हैवी ऑयल, यानी बेसिकली इन सिंपल इंग्लिश कॉल हैवी ऑयल। क्यों कहते हैं इसको? ये दिस इज़ अ सल्फर बेस्ड थिक ऑयल, जिसको अगर आप ये कहें कि इसको जो लुक लाइक हनी, और वर्सेस इसके वर्सेस क्या होता है? वर्सेस सऊदी अरेबियन या मिडल ईस्टर्न ऑयल, जिसको हम लाइट ऑयल कहते हैं, मोर डिज़ायरेबल, मोर एनवायरमेंटल फ्रेंडली, मोर डिज़ायरेबल, मोर अमेजिंग। और इनके पास दे हैव वेरी बिग प्रोडक्शन। ये अमेरिका में भी, टेक्सास में भी सेम चीज़ होती है, दे प्रोड्यूस द सेम काइंड ऑफ ऑयल इन टेक्सास जो निकलता है ऑयल फील्ड से। दिस इज़ अ हैवी ड्यूटी ऑयल। यानी ये डिफरेंस है मिडल ईस्टर्न ऑयल और ये ऑयल का। ये रिवर बेड्स वगैरह में ज़्यादा होता है, हैवी इन्फ्लुएंस ऑफ सल्फर है इसमें। इसकी रिफाइनरीज, यू हैव टू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ रिफाइनरी। हर तरह से रिफाइन नहीं होता, और हर तरह की इसकी प्रॉब्लम यह है कि हर लाइन में फ़्लो नहीं होता ये, बिकॉज ऑफ द थिकनेस ऑफ इट। ये लाइन में फ़्लो, इसकी पाइपलाइन फ़्लो इतना ज़्यादा अच्छी नहीं होती। और इसको लेकिन कीप इन माइंड कि वेनेजुएला जो था अमेरिका का नंबर 1 ऑयल सप्लायर था बैक इन अ डेज, लाइक जब तक ये हालात ख़राब नहीं हुए थे। लेकिन
तो अमेरिका के पास रिफाइनरी जो हैं, जितनी भी टेक्सास रिफाइनरीज हैं या जो अमेरिकन रिफाइनरीज हैं, वो बहुत केपेबल हैं इस ऑयल को रिफाइन करने के लिए। मतलब ये हर जो मिडिल ईस्टर्न ऑयल है उसकी रिफाइनरीज अलग हैं, वो ईजी टू रिफाइन होता है। ये हैवी क्रूड जो है या हनी बेस ऑयल जो ये थिकनिक ऑयल जो है ये वेरी हार्ड। लेकिन अमेरिका के पास इक्विपमेंट ऑलरेडी है इसका, दे हैव नॉट बीन, मोस्ट ऑफ इट फंक्शन नहीं करती वो। और एक और मसला ये कि ये जो ऑयल है ये बिकता है कहाँ पर, दो मुल्कों को बेच रहा है, एक तो चाइना और एक रशिया को। रशिया इज़ द नंबर 1 बायर, चाइना इज़ द नंबर 2 बायर फॉर दिस ऑयल। और जैसे मैंने बताया कि उसको रिफाइन करके बेचता है याडी याडी। तो अब ये सारे मामलात से नुकसान अगर आप देखेंगे तो अब अगर अमेरिका टेक ओवर कर लेता है इस ऑयल को एंड द मोर कंजम्पशन उसके पास चली जाती है, तो फिर आपकी स्ट्राइप तो गई ना खड्डे के अंदर। यू कैन नॉट, व्हाट यू गोना डू। अब आपके पास यानी समझ लीजिए कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल सप्लाई अगर आप कहते हैं तो वो बेसिकली सऊदी अरेबिया है, क्योंकि ये उससे भी ज़्यादा है। ये कंज्यूम नहीं कर रहे हैं या ड्रिल नहीं कर रहे हैं, लेकिन दे हैव द कैपेसिटी। तो अगर ये कैपेसिटी को, ये फुल फ्लैज कैपेसिटी को यूज़ करना शुरू कर, तो एनवायरनमेंट से तो फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इसमें दो बहुत बड़े बायर्स हैं, यानी दो बड़ी कंपनियां हैं, एक शेवरॉन जो पहले से वहाँ मौजूद है, एक एक्जॉन मोबाइल है। जो कि एक्जॉन मोबाइल अभी शायद फड्डे में है, दे आर अबाउट टू लीव या चले गए होंगे जब तक हमारी शायद प्रोग्राम लॉन्च होगा। एक्जॉन मोबाइल नॉट गोना बी देयर, क्योंकि उन्होंने जाने में आफियत समझी है। विल कम टू दैट इंशाल्लाह। सो जो अमेरिका के लिए इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था कि दे वांटेड द वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन स्टोरी अगेन, क्योंकि स्ट्राइप जो है वो सामने ख़तरा खड़ा हुआ था। ये मुल्क सारे ताकतवर होते जा रहे थे। हाउ डू यू फाइट एन एनिमी लाइक दैट? यू टेक ओवर द बिगेस्ट ऑयल, और फिर उन दो एनिमी को आपको वीक कर देंगे, क्योंकि उनकी जो वॉर इकॉनमी है या जो भी इकॉनमी है उससे आप उसकी जो ऑयल सोर्स है आप उसको काट भी देंगे, तो दैट्स गोना हिट इन 2 प्लेसेस। सो दैट्स वेयर वी आर राइट नाउ। कामरान भी, अब ये जितनी आसानी से ट्रंप ने ये पूरा ऑपरेशन किया वेनेजुएला के अंदर, मडोरो को उठा कर ले आए, तो आपको लगता है कि मडोरो की अपनी हुकूमत में से या वहाँ की ऑपोजिशन में से कोई ट्रंप के साथ या वहाँ की इंतज़ामिया के साथ कोई मिला हुआ था? उसकी वाइस प्रेसिडेंट इट्स द बिगेस्ट जोक ऑफ द सेंचुरी। उसकी वाइस प्रेसिडेंट वाज इन टच, वीपी जो थी, जो अभी एक्टिंग प्रेसिडेंट है वहाँ की, शी वाज, उसने वो इन कम्युनिकेशन थी वो ट्रंप के साथ। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, दे आर समथिंग लीक ऑन दैट। लेकिन बड़ा लतीफ़ा है ये, उसने ट्रंप के साथ कर दिया हाथ। इट्स अ जोक। बोला ठीक है, आई टेक केयर ऑफ इट, याडी याडी, या यू नीड टू गेट हिम आउट। सो जब वो निकल गया, शी भी पावर में आ गई। अब ट्रंप साहब का बयान आ रहा है कि हम वी टेक ओवर दिस, हमारे पास वहाँ पे वी गोना कंट्रोल, हम कंट्रोल भी कर रहे हैं। उसने बैरल की डिमांड भी कर दी, 50 कितने, 50,000 बैरल, 50 लाख बैरल, 50,000 बैरल, वी गोना हैव दिस एंड दैट। और आगे से फिर वो वाइस प्रेसिडेंट ने बयान दे दिया कि व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम तो मेरे प्रेसिडेंट को किडनैप करके ले, उसको पोजीशन मिल गई, उसने ट्रंप के साथ हाथ करी। तब ट्रंप का फिर दोबारा ये बयान आया कि अब अगर नहीं माने तो उससे भी ज़्यादा सख्त सलूक करूंगा। मतलब ये उसका हाथ हो गया। ये प्लान जो था बहुत खतरनाक तरीके से फेल हुआ ट्रंप का। इट डिडंट गो थ्रू। मदुरो को ले लिया, गुड, लेकिन ही वांटेड द कंट्रोल ओवर द ऑयल एंड इकोनॉमी, वो तो नहीं है उसके पास, क्योंकि अब अमेरिकन को वहां जाने की इजाजत नहीं है। निकाल रहे हैं, अमेरिकन को निकाल दिया है। अमेरिकन नॉट अलाउड टू एंटर। पूरा ख्वाब था हम पूरा टेक ओवर कर लेंगे, अली भाई, दैट डिडंट हैपन। तो ये जो जो वाइस प्रेसिडेंट जैसे ही मौके पे चौका लगा दिया, उसने हाथ से हटा भी दिया। बाद में बोला तुम तो मेरे प्रेसिडेंट को अगवा करके ले गए, व्हाई डू यू वांट मी टू कोऑपरेट विद यू? पागल हो गए कि आई एम नॉट नेवर गोना कोऑपरेट विद यू, टू हेल विद इट। तो वो ट्रंप जो है अभी फ्यूरियस हुआ है, क्योंकि इतना बड़ा मामला हो गया ना। आपके पास सेकंड ऑप्शन बचता है टू डू टेक आर्मी, आई मीन अब आप मिलिट्री ऑप्शन बचता है आपके पास। इट्स नॉट ईजी थिंग, क्योंकि उसको अप्रूव कराने के लिए यू हैव टू गो बैक टू द कांग्रेस, क्योंकि ये दोनों बगैर कांग्रेस के इन्होंने कर लिया। लेकिन डेमोक्रेट इसको भी जो है वो अभी एज वी स्पीक, यानी डेमोक्रेट इस चक्कर में लगे हुए हैं कि इस फैसले को जो है वो फ्लिप कर दिया जाए, क्योंकि इट्स एक्ट ऑफ वॉर। और कहते हैं कि एक्ट ऑफ वॉर बगैर कांग्रेस के हो नहीं सकता, विच ही डिड। और वो कहता है एक्ट ऑफ वॉर नहीं है, मैंने तो वट एवर आप जिसका जो तरह वो कहानी बना के उसने पेश की है। लेकिन दो प्रॉब्लम हो रही हैं। अगर आपको एक्ट ऑफ वॉर करना ही है, आपको मिलिट्री एक्शन करना है, सो यू नीड कांग्रेस अप्रूवल, विच ही नॉट गोना गेट इट। सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो अपोजिशन इतनी आसानी से दे देगी। दे आर नॉट रेडी फॉर इट। दूसरी बात, अब आप अगर मिलिट्री एक्शन करते हैं तो आपको 3 चीज़ें ज़हन में रखनी पड़ेंगी। कोलंबिया, जो कि बहुत करीबी दोस्त है मदुरो के, बहुत नार्को टेररिज्म में सारा नाम उसका है। नंबर 2, आपको चाइना और रशिया को ध्यान में रखना पड़ेगा।
लेकिन अली भाई ये पहला एक्शन नहीं है, ये दिस बीन डन। पनामा में पहले क्या था कि जितनी इलीगल बैंकिंग होती थी, बल्कि बाय द वे देयर इज अ बिग स्कैंडल ऑफ मैनुअल नोरिगा, जनरल नोरिगा, जो कि पाब्लो एस्कोबार के साथ था, जिसने उसको पनिशमेंट, इन्होंने उसको प्रोटेक्शन फराहम की थी। सेम थिंग दे डिड, नोरिगा डाइड इन इन अमेरिकन प्रिजन, 2017 में शायद मरा है वो। तो उसको भी उठा के ले आए थे। तो दिस ये ऑलरेडी हो चुका है। नोरिगा जो था वो ही वॉज एनिमी ऑफ अमेरिका, और उसने जो था वो नॉट ओनली स्मगलिंग, बल्कि जो पूरी मेडलियन कार्टेल थी उसको सपोर्ट करना नोरिगा था। बल्कि उसकी उस चक्कर में जनरल नोरिगा की वजह से, क्योंकि उसकी मनी लॉन्ड्रिंग तो पाकिस्तान का बीसीसीआई बैंक जो था, एक मशहूर ज़माना, आगा सनाब्दी बहुत मशहूर कैरेक्टर गुजरे हैं, तो उनका बैंक था बीसीसीआई बैंक। तो वो बीसीसीआई बैंक वॉज अ वेरी नोन स्कैंडल फॉर जनरल नोरिगा, और मेडलियन कार्टेल के साथ उनके बड़े अच्छे रवाबित थे। बल्कि फ्यू ऑफ द गाइज गॉट अरेस्टेड, कुछ आजकल हैं आज़ाद हैं, लेकिन ये कि दिट डिड हैपन इन द हिस्ट्री। सो ये इन्होंने ऑलरेडी कर चुके थे। ये दे जस्ट ट्राइंग टू डू एक्शन जो उन्होंने पहले कर चुके हैं। और इस दफ़ा लेकिन मसला ये है कि हेड ऑफ स्टेट है। एक तो वो जनरल नोरिगा वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग गाय, लेकिन इस दफ़ा हेड ऑफ स्टेट है, सो यू हैव टू वरी अबाउट कोलंबिया, यू हैव टू वरी अबाउट क्यूबा। अब मसला क्या हो रहा है कि क्यूबा इज ऑल्सो, क्यूबा में अभी ले दे हुई है कि इसने धमकी दी है कि मैं कोलंबिया भी ले लूँगा, मैं क्यूबा भी ले लूँगा। क्यूबा में मसला ये कि आपकी गुंतानामो पे ऑलरेडी वहाँ पर बेस मौजूद है। So, उन्होंने कुछ करना नहीं है, चाबी खोल के वॉक शुरू कर देनी है ना, इट्स नॉट मोर टू इट। वो इतनी बड़ी अमेरिकन नेवल बेस वहाँ मौजूद है, दे विल जस्ट टेक ओवर इफ दे वांट टू। सो आपको एक महाज पे कई जगह खोलना पड़ेगा। सो इट्स अ वेरी वियर्ड सिचुएशन, आई डोंट नो, कुड बी डेंजरस फॉर एवरीबॉडी। कामरान भाई, जिस तरह से हमने माजी में इराक में देखा, सद्दाम हुसैन को अमेरिकन फोर्सेस वहाँ से गिरफ़्तार करती है, कार्रवाई होती है, और इराक में इराक की अदालत जो है वो उनको सज़ा सुना देती है और वहाँ पर उन्हें फांसी पे लटका दिया जाता है। अब यहाँ पर वेनेज़ुएला के सदर को न्यूयॉर्क लेकर आए, अदालत में पेश किया गया। यहाँ का जुडिशल सिस्टम क्या है? क्या आपको लगता है कि ये सज़ा हो सकती है मडोरो को? जस्टिस सिस्टम तो है, लेकिन जस्टिस सिस्टम के पीछे एक और चीज़ है। आप ये देखते हैं कि रेशो क्या है। अगर आप देखेंगे तो कन्विक्शन रेट फेडरल गवर्नमेंट का, क्योंकि हर इसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक तो आपकी काउंटी कोर्ट है, काउंटी स्टेट अलग चीज़ होती है, फिर फेडरल कोर्ट है। सो फेडरल में जो आपका जो कन्विक्शन रेट है वो अगर आप देखेंगे तो आई थिंक 98 या 99% है कन्विक्शन रेट। 98% कन्विक्शन रेट का मतलब ये कि ओनली 1% यानी कभी ऐसा हुआ है कि 1% लॉस करती है फेडरल गवर्नमेंट, लूज नहीं करते, क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग केस बना के आते हैं। ज़ाहिर बात है, मैंने देखा वेल प्रिपेयर्ड। अब ये भी इनको ये भी पता होगा कि ये Maduro not gonna plead guilty to any charge, he's gonna plead not guilty। लेकिन जब अब इराक में वर्सेस आसान था, क्योंकि वो कैंगरू कोर्ट थी, आपने कह दिया लटका दो, उन्होंने लटका दिया। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इनको, अगर इवन कैंगरू कोर्ट तो नहीं कह सकते इसको, अभी देयर इज जस्टिस हियर, लेकिन आर्ग्यूमेंट किए जाएंगे, ये सारे पब्लिक डॉक्यूमेंट होगी, इज गोना बी पब्लिक मीडिया की बहुत ज़्यादा नज़र होगी, बहुत क्लोज। सो इतना आसान नहीं होगा इसको कि बिल्कुल हॉक्स करा के चढ़ा लगा देना। लेकिन जस्ट सो यू नो कि उसके लॉयर्स भी कोई मामूली लॉयर्स तो नहीं लेके आएगा। कैन यू इमेजिन, इज़ अ हेड स्टेट। और जहाँ तक अली भाई एक बात है कि वो ड्रग्स का काम, तो वेनेजुएला इज़ नॉट अ ड्रग प्रोड्यूसिंग कंट्री, सेम वे पानामा वाज नॉट अ ड्रग प्रोड्यूसिंग कंट्री। जो ड्रग प्रोड्यूस जो होती है वो कोकेन जिसका इल्ज़ाम लग रहा है वो होती है बोलीविया सबसे ज़्यादा, या पेरू, बोलीविया। कोकेन जो है वो बोलीविया की मशहूर है। कोका प्लांट ग्रो नहीं होता, ये मैन्युफैक्चरिंग होती है कोलंबिया में सबसे ज़्यादा। कोलंबिया में जो प्लांट ग्रो होता है वो इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है, स्मॉल लीफ, उसकी मतलब बैड ग्रेड कोका कम फ्रॉम कोलंबिया। जो बेस्ट ग्रेड है वो बोलीविया से आता है या पेरू से आता है, हाई एलिवेशन इसकी वजह है। दे ट्राइड इन कोलंबिया पर इतना कामयाब नहीं हुआ। बट वो बेसिकली जो प्रोडक्शन है वो फैक्ट्रीज जो हैं वो वहाँ पे होती हैं। तो सेम थिंग ये ना समझेगा कि कोलंबिया, वेनेजुएला जो है वो प्रोड्यूसिंग कंट्री है, यानी मैन्युफैक्चरिंग ज़रूर करता है, लेकिन उसमें वहाँ प्रोड्यूस नहीं होता। कोका प्लांट प्रोड्यूस नहीं होता वेनेजुएला में, वहाँ एलिवेशन नहीं है, दे डोंट हैव इट, इज़ मोर ट्रॉपिकल ऑन द साउथ साइड। तो उनके पास एलिवेशन नहीं है, इसके लिए बहुत हाई एल्टीट्यूड चाहिए होता है कोका प्लांट के लिए। तो ये इनके पास जो इल्ज़ाम है कि वो हेल्प कर रहा था पुशिंग आउट टू अमेरिका, और वहाँ से पुश हो रहे थे और उनके कोरियर जा रहे थे, दैट्स द ओनली थिंग दे हैव। उसके अलावा कोई और इल्ज़ाम नहीं है इनके ऊपर, यानी मैन्युफैक्चरिंग के अलावा ग्रोइंग तो हो ही नहीं सकता ना, सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन ये कि क्या एक सदर को ज़रूरत है ये करने की, ये कमान अली भाई, क्या सद्दाम हुसैन को ज़रूरत थी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की?
कामरान भी इधर कोई पॉसिबिलिटी आपको लगती है कि अमेरिका की अदालत जो है वो प्रेसिडेंट मडोरो को कोई सज़ा सुना दे इस केस में, या फिर एग्जाइल कर दिया जाएगा, किसी और मुल्क में भेज दिया जाएगा? 100% सजा दे देगी, 100% सजा होगी इसको। कामरान भाई, यहाँ पर अमेरिका वर्ल्ड पुलिस के तौर पे क्यों बिहेव कर रहे हैं? मतलब ये कैसे पॉसिबल है कि आप किसी भी मुल्क के शहरी को, प्रेसिडेंट को कोई क्रिमिनल चार्ज लगाकर वहाँ से उठाकर अपने मुल्क में ले आएं और यहाँ पर अपनी अदालतों में पेश करें? ये सब कैसे हो रहा है? देखिए अली भाई, वर्ल्ड पुलिस तो ये है, जो गुंडा है वो इसको आप क्या करेंगे? ही इज द वर्ल्ड पुलिस। मैं आपको पहले एक मतलब मिसाल देता हूँ। पहले क्या होता था कि जो एक आपने एक सुना होगा इंटरनेशनल वाटर्स, एक चीज़ होती थी इंटरनेशनल वाटर्स। इंटरनेशनल वाटर क्या होता है? एक मुल्क की सरहदी हदूद है, यहां तक पानी है, उसके बाद कुछ फासले के बाद 200 मील, 150 मील, 300 मील के बाद उसको बोलते थे इंटरनेशनल वाटर। अगर आप एक बोट, स्मगलिंग बोट जा रही है, वो कोलंबिया से निकली, तो पहली बात, अगर वो कोलंबिया की समुद्री हदूद में है तो अमेरिका तक उस पर कोई रसाई नहीं है, कोई जुर्म नहीं बनता। पहली बात, किसी भी, जैसे पाकिस्तान में अगर एक बोट है पाकिस्तान की समुद्री हदूद में, तो कोई और मुल्क उसको अंदर आके पकड़ नहीं सकता। पाकिस्तान की समुद्री हदूद है, उसकी सरहद की खिलाफ वर्जी है। समझिए, बारीक बात है। लेकिन अमेरिका ने ये वर्ल्ड पुलिसिंग का काम बहुत तरह से, ये तो सोमालिया से लेके कहीं पर भी अब कई ऐसी बोट्स हैं जो ये ओपन वाटर में पकड़ते हैं, यानी इंटरनेशनल वाटर्स में। जब कोलंबिया से बोट्स निकलती हैं तो इंटरनेशनल वाटर में इसको इंटरसेप्ट कर लेते हैं, वहां से पकड़ के अमेरिका ले आते हैं। अब बनता ही नहीं है, हालांकि उसूल ये होता है कि अगर कोलंबिया में, अगर आप वैसे तो इंटरसेप्ट नहीं कर सकते कोलंबिया में, लेकिन जस्टिस हैव टू बी सर्व्ड इन देयर, राइट? आप अगर बहुत ही अगर हमदर्द हैं तो आप कोलंबिया को देंगे कि भाई वी अरेस्टेड दिस वाज। अब आप ये कैसे कह सकते हैं कि दिस बोट वाज 10-2? अब ओपन वाटर में एक बोट जा रही है, DI कहते हैं या DR कहते हैं, डोमिनिकन रिपब्लिक बहुत ज़्यादा होता है, ये स्लिंग करते हैं, डोमिनिकन रिपब्लिक आते हैं, या पोर्टोरिको लॉन्च करते हैं, पोर्टोरिको, क्योंकि पोर्टोरिको इज अमेरिका। सो आप डिटर्मिन ये नहीं कह सकते। अब अगर मिसाल के तौर पे बोट चली कोलंबिया से, तो वो सीधा जो है, वो कभी भी सवाल ही नहीं पैदा होता कि पोर्टोरिको या फिर वो मियामी बेस जाती है। वो जाती है DR, डोमिनिकन रिपब्लिक। ये उसको इंटरसेप्ट करते हैं इंटरनेशनल वाटर में। वहाँ बदमाशी है ना, गुंडागर्दी है, वहाँ इंटरसेप्ट करते हैं, उठा के ले आते हैं अमेरिका, चार्ज कर देते हैं ड्रग ट्रैफिकिंग टू US। हालांकि वो इट्स गोइंग फ्रॉम साउथ अमेरिका टू सेंट्रल अमेरिका, या साउथ अमेरिका टू साउथ अमेरिका, सेंट्रल साउथ टू सेंट्रल जा रही है, या दे डोंट लिसन टू, कैरेबियन की तरफ लॉन्च है। अगर कैरेबियन बहामास की तरफ भी जा रही है, जो कि कैरेबियन बाउंस है, जहाँ पे आइलैंड है, जहाँ पे ये जाती हैं बोट्स, ये इंटरसेप्ट करके उसको पकड़ लेते हैं वहाँ पे ओपन वाटर, इंटरनेशनल वाटर है, यहाँ पर अमेरिका कोई हुकूमत नहीं है, और उठा के उसको प्रोसिक्यूट कर देते हैं। और ये जेलें भरी हुई हैं ऐसे लोगों से। ये तो इवन सोमालिया के पायलट्स को भी उठा के ले आते हैं ना। कैप्टन फिलिप देख लीजिए आप, वहाँ से भी ज़्यादा कोई बोट जा रही उठा के ले आते हैं वहाँ से, बोलते हैं ये तुम पायरेसी कर रहे हो। ओ भाई, तेरा काम क्या है? तुम तो वो दुनिया, अफ्रीका का कोना, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, तुम अमेरिका यहाँ, तुमको क्या तकलीफ है? और अगर वो कोई पायरेसी कर भी रहा है, वो बांग्लादेश का शिप लूट रहा है, तो तू केड़े पिंड दा चौधरी हैगा। लेकिन दैट्स हाउ इट वर्क्स। मजदूर कहते हैं गरीब की जो कोई सुनवाई नहीं होती, और अमीर को कोई सवाल कर नहीं सकता। कामरान भी, अब जो वेनेजुएला की फर्स्ट लेडी है, मडोरो की वाइफ, उसका क्या कसूर था? उसे क्यों उठाया? अली भाई, वो प्लॉटिंग में, और वो मतलब शी वॉज अ वेरी एक्टिव। कीप इन माइंड कि वो, उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, वो शी वॉज मतलब शादी से पहले शी वॉज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल बैकग्राउंड, बहुत अच्छी पॉलिटिकल फैमिली से हैं। शी वॉज इन्वॉल्व इन कोलंबिया पॉलिटिक्स। और एक और सबसे बड़ा खतरा ये कि शी, अगर आप उनको छोड़ देते तो शी वुड हैव टेकन ओवर, क्योंकि उनके पास सियासी तजुर्बा तो है। शी बीन अराउंड दैट। जिसमें 3 लोग हैं, एक और खातून थी जो कि CIA की एक, इसकी जो अपोजिशन बेस है, जो कि अभी एग्जाइल में है, वो मारिया मचोतो जो थी, वो CIA के लिए काम करती, लेकिन ट्रंप ने उसको भी हाथ कर दिया। वो बेचारी आसर लगा के बैठी हुई थी कि शी गोना टेक ओवर। ट्रंप ने बोला तकरीर में आके, दे डायरेक्ट आस्क क्वेश्चन कि शी गोना बी द वन। उसने बोला नो, शी नॉट पॉपुलर, शी नॉट फेमस। वो अपने ही एसेट को उसने बेड़ा कर दिया, इस्तेमाल किया, फिर उसने डंप कर दिया उसको। सो लेकिन इनसे फर्स्ट लेडी से खतरा ये था उसको, बल्कि वो अपने आप को फर्स्ट लेडी नहीं कहती है, वो फर्स्ट कमांडर या ऐसे कुछ, फर्स्ट फ्रंट डिफेंस लाइन या कमांडर ऐसे कुछ करके कहती है। बोलती है लेडी इज अ वेरी वीक वर्ड फॉर, उसके लिए फर्स्ट कमांडर या फर्स्ट लेड कमांडो या ऐसी फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करते हैं उसके लिए कि शी कुड हैव बीन अ वेरी बिग ट्रबल फॉर ट्रंप अगर वो टेक होंगे। उनको स्मूथ हाईवे चाहिए था। अब जो वाइस प्रेसिडेंट VP ने जो उसके साथ हाथ कर दिया, दैट वो इनके ख्याल में था कि वो हमारे हुक्म पे चलेगी एंड वील पपेट गवर्नमेंट बिठा के, जैसे हमने इराक में किया था, सेम वे वी गोना स्टार्ट ड्रिलिंग इट एंड वी गेटिंग द ऑयल। क्योंकि रिफाइनरी हमारी रेडी है टेक्सास के अंदर, इस थिक ऑयल को, हनी ऑयल को रिफाइन करने के लिए। सो वो अधूरा रहेगा ख्वाब।
राइट नाउ अभी लिम्बो में है मामला। अब क्या वेनेजुएला की अपनी फोर्सेस इतनी कमज़ोर है कि वो अपने प्रेसिडेंट को नहीं बचा सकी अमेरिका से? अली भाई फोर्सेस वहां पे इतनी तादाद में थी नहीं, इट्स अ पिकाबू, इसको पिकाबू कहते हैं। आप देखिए फोर्सेस वाज नॉट, अब वाइट हाउस में भी कोई इतनी फोर्सेस नहीं होती हैं कि कोई मिलिट्री तो नहीं बाहर खड़ी होती तादाद में। ऑल दैट दे शुड हैव बीन बेटर प्रोटेक्टेड, लेकिन एक्सपेक्ट, एक तो कहते हैं ना एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, अमेरिका ने जो दिया वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज दिया, विच इज़ एन अमेजिंग थिंग, राइट। और इनका फिर एग्जीक्यूशन नोबडी वो, कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये कभी हुआ नहीं है ना दुनिया की तारीख में, ये सारे नए काम हैं। तो एक तो ये हो गया, तो मिलिट्री अगर रिस्पॉन्ड, वही मैंने कहा कि वो 18, अगर उसने जो सेफ हाउस अपना बनाया हुआ था, वो सेफ गार्ड अगर उसमें चला जाता, सो मिलिट्री को टाइम मिल जाता रिस्पॉन्ड करने का, और फिर उसके बाद थोड़ा सा गुड बैड एंड अगली मामला शुरू होता। लेकिन उनको टाइम नहीं दिया, उन्होंने पिक किया, लेके गए फ्रॉम एयर बेस टू एयर बेस, मूव आउट, एंड ऑफ द स्टोरी। बात जब तक मिलिट्री को उनका रिस्पॉन्स टाइम, जब तक जारी पता मिलिट्री का रिस्पॉन्स टाइम स्लो होता है, ये स्वार्थ तो नहीं है, तो जब तक उनका रिस्पॉन्स टाइम बात उस हद तक जाती, विल बी ऑल गॉन, हो गया था मामला। वेनेजुएला का फ्यूचर अब क्या लग रहा है? क्या ट्रम्प जो है वो टेक ओवर करेगा, या वाइस प्रेसिडेंट जो वहाँ की है वो हुकूमत बनाएगी, वो सब कुछ चलाएगी, और ट्रम्प के ईमा पर, ट्रम्प के कंट्रोल में ये सब कुछ चल रहा होगा, या वो खुद मुख्तार हुकूमत के तौर पे काम करेगी? नहीं अली भाई, उसके पास तो हो गया, तब तो कुछ नहीं होता, वो तब तो देर इज़ अ बिग प्रॉब्लम। वो तो अ, उन लोगों ने उसको, जो उसके साथ जो हाथ हुआ है वो तो बहुत ही खतरनाक हाथ हो गया उसके साथ। तो वो ये समझ रहे थे कि हमारे ईमा पे कुछ हो पाएगा या कुछ कर पाएंगे, लेकिन वो हुआ नहीं। दे कुडंट डू एनीथिंग अबाउट इट। लेकिन यहाँ जो ट्रम्प का मोटिव था कि अमेरिका का कंट्रोल वेनेजुएला के ऑयल पर होगा, अमेरिकन कंपनीज जो हैं जाएंगी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगी और ऑयल निकालेगी, ये सब कुछ होगा? अली भाई कंपनी भाग गई है वहां से, एक्सॉन मोबाइल लेफ्ट ऑलरेडी। एक्सॉन मोबाइल अब वहां इस हार्श भाई, ओके लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन समथिंग टू यू। थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे आपको। अली भाई, ये अफगानिस्तान नहीं है, इट्स नॉट अफगानिस्तान, ये वेनेजुएला है, ये अलग कौम है। जो लोग नहीं जानते, वो साउथ अमेरिकन, ये M6 M9 गोरिल्ला नाम सुना होगा कभी किसी ने, नहीं सुना तो मैं बता रहा हूँ, M9 गोरिल्लास कोलंबिया में होते हैं, ये वक्त दे के रखते हैं ये। दे बीन फाइटिंग, सबसे जो साउथ अमेरिका में सबसे खतरनाक गैंग्स होते हैं ना, जो सबसे खतरनाक गैंग्स होते हैं, वो सेल्वाडोरियन या वेनेजुएलन होते हैं। दे आर द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट। ये लोग लड़ने वाले हैं, दे नो हाउ टू फाइट, दे बीन फाइटिंग फॉर लॉन्ग टाइम, फाइटिंग ऑफ सर्वाइवल। ये अफगान नहीं है भाई, ये वो कौम नहीं है। दे हैव रिसोर्सेज। दूसरा, कोलंबिया से इनको गन्स आनी, कोलंबिया से इनको पावर मिल सकती है, क्यूबा के बिहाफ में, चाइना से इनको सपोर्ट है, रशिया से इनको सपोर्ट है। अगर ना भी हो रशिया चाइना की सपोर्ट, क्योंकि वो थोड़ा मामला थोड़ा मर्की वाटर है, लेकिन कोलंबिया तो डेफिनेटली है, क्योंकि वो नार्को, कीप इन माइंड, अगर वेनेजुएला पे कब्जा हो जाता है ट्रंप का, तो आपकी जो है वो एक एक्सेस ऑफ ड्रग्स, छोड़ दें, चल आप उनको इंडिपेंडेंट कार्टेल की बात करें, आप इंडिपेंडेंट ड्रग कार्टेल की जब बात करें, छोड़ दें मदुरो वाज इज पार्ट ऑफ इट और नॉट, या कोलंबिया का प्रेसिडेंट है या नहीं है, इंडिपेंडेंट ड्रग कार्टेल के लिए बिहाफ में अगर उसको ड्रग अमेरिका भेजनी है, जो उसका ओनली मेट ऑफ सर्वाइवल है, उसको क्या करना पड़ेगा? पैसा खर्च करना पड़ेगा। पैसा खर्च किस तरह किया उन्होंने? पहले M9 गोरिल्लास को उन्होंने असला दिया। M9 गोरिल्ला ने जो भी आया सबसे जंग की, अमेरिकन DEA को फाइट करने वाला M9 गोरिल्ला और ये सारी जितनी प्राइवेट मलेशिया था, दैट वाज क्रिएटेड बाय मदलियन कार्टेल। अब इनके पास इतना पैसा होता है अली भाई, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, ये कोकेन का बिजनेस जो है ना, सब मर्की बिजनेस। इसमें देखिए, आपको एक मिसाल देता हूँ, एक कोकेन मैन्युफैक्चरिंग अगर जब होती है कोलंबिया के अंदर, जब मैन्युफैक्चर होते हैं, बजूको से कोकेन बनती है। बजूको उसको बोलते हैं, पाउडर बनी हुई एक पेस्ट होता है, बजूको पेस्ट कहते हैं। बजूको पेस्ट से कोकेन बनती है। 1700 से $1000 पर किलो का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है। 1500 से $1600 का आपको मिल जाता है शहर के अंदर वहाँ कोकेन। वही कोकेन अभी मियामी में अगर आप खरीदने जाएंगे तो 40 से $45,000 की किलो होती है। न्यूयॉर्क में $60,000 का किलो होता है। और जैसे जैसे आप दूर चले आएंगे वहाँ से जैसे प्राइस बढ़ती जाएगी, इट गोज अप टू $80,000 किलो। अब उनका सर्वाइवल, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंजम्पशन कहाँ पर है, वो अमेरिका के अंदर है। सो कार्टेल क्या अपने बिजनेस को बंद कर देगी? इफ दे फ्लड द मार्केट विद ऑल काइंड ऑफ वेपन, अब वेपन खरीदना तो मुश्किल नहीं है, इफ दे फ्लड द मार्केट विद द वेपन, जो रशियन वेपन हो, चाहे वो चाइनीज वेपन हो, चाहे वो कहीं से भी आ रहा है, इवन दे बाय वेपन फ्रॉम अमेरिका और शिप आउट होता है वहां से, ये भी करते हैं यहाँ पे। तो वो कार्टेल बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड वेपन, BMG वगैरह जो यहाँ से बाय करके खुद ही स्मगल करती है। मैक्सिको में बहुतात है वेपन की, मैक्सिको में बड़ी तादाद में कार्टेल मौजूद है। सब मैक्सिको भी ऑल्सो क्रॉसिंग जो होती है सारी कोकेन की, वो मैक्सिको के थ्रू होती है।
तो अगर आप मैक्सिको में डिस्टर्ब कर देते हैं, मैक्सिको के पास कोई कोकेन तो होती ही नहीं है, वो कोकेन जो कोलंबिया से आती है वो मैक्सिको पहुंचती है, फिर वो कार्टेल अपने कंट्रोल से क्रॉस इन कराती है उसको। सो अगर ये सारी कार्टेल, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग विच हैव डन बिफोर, अगर ये सिर्फ सपोर्ट करना शुरू कर दे वेनेजुएलन को, स्टार्ट फ्लडिंग गन्स के, लो फाइट द अमेरिकन्स, अमेरिका बूट्स ऑन द ग्राउंड अफोर्ड नहीं कर सकता, दे नेवर गोना हैपन। और अगर कोई फेवर में आता भी है, मिसाल के तौर पे वाइस प्रेसिडेंट वीपी फेवर में चली जाती है, दे गोना स्टार्ट किलिंग हर, एंड हर जो भी उसकी बॉडी उसके फेवर में बात कर रही होगी तो स्टार्ट फाइटिंग है। शी इज नॉट राइट नाउ फेवरिंग ट्रम्प, अली भाई, शी इज नॉट। उसने साफ कह दिया है मेरे प्रेसिडेंट को तुम अगवा करके ले गए हो, दिस इज द हमारी सॉवरेन नेशन है, यू कैन डू दैट, तुमने गलत किया। ऑल्दो उसने पहले कहा था ले जा लंग जा साड़ी खैर है, बोलती ना 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 क्या बात करो मोइल, यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें। तो ट्रम्प के साथ हाथ हो गया है, अब इनको पता नहीं है कि क्या होगा, ये बड़ा मसला हो गया, अब नहीं पता क्या होगा। इधर वे व्हेन दे ट्राई टू टेक ओवर इज गोना बी आप बूट्स ऑन द ग्राउंड, तो सवाल ही नहीं पैदा होता आप किससे लड़ोगे, सिविलियन से। आप वेनेजुएलन से नहीं लड़ सकते, आप कोलंबियन से नहीं लड़ सकते अली भाई, दे आर डिफरेंट ब्रीड। ये गुरिल्ला वॉर, ये पहाड़ों में रह जाते हैं, ये समंदरों में कुछ भी कर लेते हैं, ये बड़ी अजीब कौम है, दे बीन डूइंग इट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। कामरान भी यहाँ पर एक और कहानी है जिस पर इस टाइम पर लोग बात नहीं कर रहे, वो है रेयर मिनरल, जिस पर पूरी दुनिया में चाइना का कंट्रोल है। अब क्या ट्रंप ने चाइना का मुकाबला करने के लिए, उसकी मोनोपोली को ख़त्म करने के लिए, वेनेजुएला के रेयर मिनरल्स पर अपना कंट्रोल बनाने के लिए ये सब कुछ किया, ये ऑपरेशन किया, मडोरो को उठाया? मिनरल्स ऑलवेज सेकेंडरी। अभी जो ऑयल जो है ये थिक बेस ऑयल, क्योंकि अमेरिका में जो रिफाइनरीज हैं वो क्वाइट हैं, दे डोंट हैव कंजम्पशन नहीं है। क्यों क्वाइट है? क्या अमेरिका के पास रिजर्व नहीं है? बिल्कुल है रिजर्व, लेकिन मसला ये होता है कि अमेरिका में दो प्रॉब्लम आते हैं। एक तो मसला ये होता है आपको ये ग्रीन पीस वाला मामला, जब आप ड्रिल करते हैं अमेरिका में ऑयल तो एनवायरमेंटल जितने भी हैं वो खड़े हो जाते हैं वहाँ पे। अलास्का में ड्रिल हो रहा था, फड्डे खड़े हो गए ना, यू कैन ड्रिल अगेंस्ट द एनवायरमेंट शुरू हो जाता है वहाँ पे। तो दूसरा, उसको चुप कराना एक बहुत बड़ा वबाल है, क्योंकि ये जो थिक बेस ऑयल है, सल्फर बेस ऑयल, दिस इज द वर्स्ट वन फॉर द एनवायरमेंट। ये रिवर बेड्स को ड्राई करके निकाल देते हैं, ये दिस इज रियली रियली बैड। यानी इसकी ड्रिलिंग ज़्यादा खतरनाक होती है, विदाउट गोइंग इन टू मच डिटेल। अब मसला ये है कि एक तो अमेरिका में रिजर्व जो मौजूद है उनको यूटिलाइज नहीं कर पाते, दूसरा ड्रिलिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, आप डॉलर में दे रहे हैं पैसा, आप ये तो नहीं है कि यहाँ कहीं और से आपने एम्प्लॉय बुला के यूज़ अ लोकल पर्सन, वो $2 में काम तो नहीं करता, यू गोटा पे हिम 15। जितना ज़्यादा हैजर्ड जॉब होती है अमेरिका में, हैजर्डस पे कहलाता है उसको, हैजर्डस पे। अगर आप किसी फ्लेमेबल चीज़ के करीब हैं तो वो हैजमैथ या हैजर्डस पे, यानी जो हैजमैथ पे या हैजर्डस पे जो होती है वो मोर देन डबल होती है। यानी ₹1 का काम आप $10 वाला जो $10 घंटा में जॉब करे वो $20 से $25 घंटा में करेगा हैजमैथ पे। तो आपकी ड्रिलिंग कॉस्ट, इक्विपमेंट कॉस्ट, क्योंकि फिर उसको वेकेशन देनी है, आप उसको इंश्योरेंस देंगे, दे हैव गोटा हैव इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस दोनों मैंडेटोरी है। फिर आप उसको और चीज़ क्या, वो 2 दिन छुट्टी करेगा क्योंकि मैंडेटोरी, वो 40 आवर वर्क वीक है उसका, 40 घंटे ही काम करना है। इसका मतलब आपको एक एम्प्लॉय 80 घंटा अगर आप ड्रिल कर रहे हैं, सो एक जॉब के लिए आपको 2 एम्प्लॉय ला रहे हैं, 2 एम्प्लॉय मल्टीप्लाई बाय ऑल दैट, इट डोंट मेक नो सेंस। उनके लिए बाहर से ऑयल खरीदना, जब भी तो दे बाइंग मिडल ईस्टर्न ऑयल फॉर कितने अरसे से क्यों खरीद रहे हैं, क्यों नहीं ड्रिल करते? क्योंकि फीजिबल नहीं है। इट्स चीपर टू बाय सऊदी ऑयल, it's cheaper to buy South American oil, it's cheaper to buy anybody's oil to drill it in that backyard। लेकिन मसला ये है कि जो ऑयल रिफाइनरीज हैं वो बीन आउट ऑफ यानी वो आउट ऑफ वर्क है, दे बीन विदाउट अ फंक्शन, एंड इट्स अ वेरी कॉस्टली थिंग। आई मीन उनके लिए कोई मामूली चीज़ नहीं है। रिफाइनरीज बीन देयर, दे आर देयर। अगर आप वहाँ से ऑयल रॉब करके या लूट के ले आते हैं, जो कि इनका प्लान था, तो आपके पास रिफाइनरीज तो ऑलरेडी मौजूद हैं, यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट एनीथिंग, आपको वो फ्री का ऑयल फ्री में पड़ रहा है। अगर आप इवन 20 सेंट्स ऑन अ डॉलर, तो आप सोचें कि आप कितनी वर्ल्ड की इकोनॉमी को आप कितना कंट्रोल, अगर आप 20 सेंट ऑन अ डॉलर बाय करें, यू ऑलरेडी अ विनर। दे राइट नाउ बाइंग 60 to 70 सेंट्स ऑन अ डॉलर। अभी जो प्राइस पे करता है अमेरिका मिडिल ईस्टर्न ऑयल की, वो 70 सेंट्स ऑन अ डॉलर पे करता है। नाउ यू गो बैक टू 20, अब आप रॉ भी कर रहे हैं, यू नॉट गोना पे मोर देन 20 से। उसने कोई हतमी रकम तो नहीं दी थी, लेकिन जो इराक में यही हुआ था, इराक में तो वो तो 20 सेंट्स ऑन डॉलर भी था, ईरान में तो 2 सेंट्स ऑन डॉलर मिल रहा था उनको, 2 सेंट पर डॉलर, यानी $1 का 2 सेंट पे कर रहे थे। यहाँ पर अगर बहुत भी इन्होंने आवाम को खुश करने के लिए अगर किया भी प्लान, तो वो 20 सेंट से ज़्यादा नहीं हुआ। 20 सेंट्स डॉलर अल्टीमेट क्रेजी नंबर। वो उसको बोलेंगे कि हम लोग यहाँ रिकंस्ट्रक्शन, क्योंकि वो ऑलरेडी यूज तो हो नहीं रहा था वहाँ पे।
सो अली भाई मोटी बात है, लेकिन ये कि उसके लिए बहुत फीजिबल है उस ऑयल को यहाँ ड्रॉप करके हमारे ये जो सेक्शंस रिफाइनरीज में, आपकी रिफाइनरीज में काम बढ़ जाएगा, जॉब्स आना शुरू हो जाएंगी, प्लस कैन यू इमेजिन द वेल्थ, और फिर स्ट्राइप का बेड़ा गर्क कर देगा वो। कामरान भाई, मडोरो को उठाने के बाद ट्रंप ने ईरान को भी धमकी दी कि ईरान में जो इस टाइम पे मुजाहिरे चल रहे हैं, अगर हालात काबू में ना आए तो वहाँ पर रेजिम चेंज हो सकती है। क्या आपको लगता है आने वाले कुछ हफ्तों में ये सब कुछ ईरान के साथ भी हो? नहीं अली भाई, दे बीन ट्राइंग टू डू द regime चेंज, अभी यहाँ की नहीं हुई वहाँ की भी नहीं होगी। आई डाउट इट कि दे कैन डू अ regime चेंज। वो जो मुजाहरे चल रहे हैं अली भाई, वो आपको यू कीप दैट इन माइंड कि वो कुर्दिश फैक्टर है। वो लोकल देखें, ईरानी लोग जो हैं वो अहले तशी हैं और 12 इमाम शिया हैं मेजॉरिटी, और वो अगर आप उनसे पूछें कि तुम्हें फाके करना है या अमेरिकन की ग़ुलामी में रहना, वो कहेंगे मैं फाके करना है। There's no doubt about it। कोई भी, हम पाकिस्तानियों के अलावा, हम लोग कहेंगे नहीं हमें अमेरिका चाहिए, हम फाके नहीं करते, हम लोग अलग हैं, हम लोग स्पॉइल्ड ब्रात नेशन है, वी आर वियर्ड। पर मुजाहिरों के पीछे कहानी क्या है? कुर्दिश अली भाई, वो फ्लेम इन, वो देखें थोड़े थोड़े दिन में चाबी देता है, वो कुर्दिश चाबी है, दैट वाज गिवन टू देम बाय कुर्दिश। कुर्द जाके वो, ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा, ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड ओवर। अब वहाँ पे जो जो कुर्दिश पॉपुलेशन है वहाँ की, जो फ़ारसी बोलती है, फ़ारसी कुर्द हैं, ईरानी कुर्द हैं, वो वहाँ पे बड़ी तादाद में मौजूद हैं, दे गेट मनी। अच्छा, अब आपको इसको मैं थोड़ा सा और आपको ट्वीक करता हूँ, आप ज़रा ख़बर देख लीजिएगा, लगा दीजिएगा यहाँ पे। कुर्द सीरिया के अंदर अभी झड़प हुई है बिटवीन अहमद असरा आर्मी से, यानी सीरियन आर्मी वर्सेस कुर्द भी हो गई है, ज़रा देख लीजिएगा। ये हलब के अंदर हुआ है, अलेप्पो में, देख लीजिए अभी आप, नॉट टू लॉन्ग अगो, आज की बात है ये। सो कीप दैट इन माइंड। कुर्द 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 वहाँ पे क्यों हुआ, अचानक क्यों होना शुरू हो गया, वाई इट हैपन ऑल द सडन, अनरेस्ट क्यों सीरिया में पहुँचाना शुरू किया। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस अली भाई, दिस इज, आप सोचिए, लेट मी गिव यू अ ग्लोबल गेम, थोड़ा सा समझाता हूँ आपको। ये बड़ा साल जो 2026 आया ना अली भाई, ये बड़ा ख़तरनाक शुरू हुआ है। सऊदी अरेबिया, यमन, देखा आपने क्या हुआ वहाँ पे, हम नॉट गोना गेट इनटू डिटेल, पर पूरा दिन गुजर जाएगा, वी वांट टू पोस्ट दिस फास्ट। हो गया शुरू, चाइना की बहरी मशक़ें हो रही हैं ताइवान के पास, इज देयर, और ताइवान के अंदर उन्होंने अपनी मशक़ें इंगेज कर दी हैं। पहली दफ़ा हो रहा है ताइवान के अंदर कि वो आर्म अपने सिविलियंस को गन्स दे के दे एंगेजिंग हिम कि हाउ टू फाइट द चाइनीज़ आर्मी अगर वो अंदर आती है। ट्रंप, साउथ अमेरिका, ईरान, वेस्ट बैंक में आज इसराइल ने अंदर घुस के, कल भी किया आज भी किया, 2 हमले किए अंदर घुस के, वन ऑफ द कॉलेज यूनिवर्सिटी का मामला ख़राब हुआ वहाँ पे। आप जिस तरफ देख रहे हैं कुछ ना कुछ फड्डा ज़्यादा चलना शुरू हो गया। दिस इज़ द न्यू ईयर एंड द न्यू बिगिनिंग। सो व्हाट इट लुक्स लाइक अली भाई, कि अगर अब चाइना खामोश बैठा हुआ है, और चाइना नॉट सपोज टू बी खामोश, क्योंकि चाइनीज़ इकानमी को बहुत बड़ा दचका है। अगर ये ऑयल अमेरिका के पास चला जाता है तो चाइनीज़ रशियन इकानमी दोनों को बहुत बड़ा झटका है। आई मीन यू गो बैक टू 30 साल पहले जिस तरह डोमिनेट कर रहा था अमेरिका, फिर वही चला जाएगी बात। अमेरिका चाइना क्या करेगा अगर जिस तरह से अगर वो खामोश बैठा है। अब चाइना कैन से यू नो व्हाट, आई एम टेकिंग ताइवान, कर लो जो करना है, तुम भी तो कहीं घुस जाते हो। आई मीन हु आर यू, I can take whatever I want, then I have to concentrate on your allies. So yeah, ally versus ally, this is going to be very, very, very ugly. सीरिया में दोबारा अनरेस्ट शुरू हो गया है। वहाँ एक तरफ तो बॉर्डर से शुरू हुई थी मामला, और बॉर्डर में पहले अलवियों के साथ हुआ, अचानक एक बॉर्डर पे झड़प हुई, उसके बाद अभी आज जो था ये कुर्दों ने मामला शुरू कर दिया। दे बीन क्वाइट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। कुर्द जो है वो खामोश बैठे हुए थे, इनका मुआहदा तुर्की के साथ हो चुका है। दे नो अहमद शरा के पीछे तुर्कों की, अब अचानक से उन्होंने एक मसला शुरू किया। इसका मतलब कहीं से कहीं ना कहीं तो बात हो रही है कि दिस इज नॉट गोना बी, कहिए कि इट्स नॉट गोना बी वेरी हैप्पी न्यू ईयर फॉर एवरीबॉडी। क्या आपको 2026 में वर्ल्ड वॉर 3 नज़र आ रही है कि चाइना, ईरान और रशिया मिलके अमेरिका का मुकाबला करे और एक नई वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाए? नहीं अली भाई, अभी तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मुझे ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि अमेरिका ग्रीनलैंड को धमकियां दिए जा रहा है, तो वो धमकियां दिए जा रहा है। और लेकिन मुझे ये लग रहा है कि मोर देन लाइकली अगर आने वाले दिनों में अगर एक्शन हुआ तो वो होगा क्यूबा पे, क्योंकि क्यूबा से इनके बड़ा मामलात हैं ख़राब, और क्यूबा इनको आंख में खटकता है क्योंकि गुंतानामो बे इनके पास ही है ऑलरेडी, तो वो टेक ओवर करना इतना मसला नहीं है। और क्यूबन जो था वो इसका वेनेजुएला का सबसे बड़ा एलाय था, और दूसरा कोलंबिया। अगर कोलंबिया आ जाता है तो कोलंबिया में भी ऑयल ड्रिलिंग होती है बाय द वे,
तो ये बहाना बना के इनको खतरा नहीं चाहिए। अगर इनको वेनेजुएला कैप्चर करना है, 100% कंट्रोल चाहिए वेनेजुएला पे, तो आप कोलंबिया को खुला नहीं छोड़ सकते। और कोलंबिया को खुला छोड़ने के लिए आप क्यूबा को खुला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर आपकी जो भी आमुदरफ्त है वो 90 किलोमीटर फ्रॉम मियामी बॉर्डर से वो सामने क्यूबा बैठा हुआ है। सो आप चांस नहीं लेना चाहते। सो अगर आपको खतरे को ख़त्म करना है, और अगर दैट स्ट्रेटजी अगर यही है, तो यू गोना किल द टू ऑफ द बिगेस्ट एनिमी राइट नाउ क्लोज टू यू। फिर आप बाद की बात बाद में देखते हैं। लेकिन अगर प्लान टू इन्वेड किसी भी तरह से, या कंट्रोल, अगर इन्वेड ना भी करें और कंट्रोल करना किसी थर्ड पार्टी के तहत, तो आप कोलंबिया को डिस्टर्ब किए बगैर, क्यूबा को डिस्टर्ब किए बगैर, यू नॉट गोना बी एबल टू, वहाँ से साजिशें होती रहेंगी। इट्स गोना हैपन, नेचर ऑफ बिजनेस। कामरान भी अब कल के दिन DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी, जिसमें उन्होंने बताया कि भारत किस तरह से अफगानिस्तान के साथ मिलके पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई साजिश तैयार कर रहा है और कोई कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान पर हमला करे और दहशतगर्दी फैलाए। उन्होंने जवाब भी उसमें दिया कि कोशिश करके देख लें, मज़ा चखा देंगे, पैसा वसूल हो जाएगा। अब क्या आपको लगता है कि भारत या अफगानिस्तान इस तरह की कोई बेवकूफ़ी करेगा? क्योंकि माजी में हमने देखा, पिछले साल की बात है, मई 2025 में भारत को जो मुंह तोड़ जवाब दिया गया, जिस तरह से उसकी हार हुई, दोबारा कोई कोशिश करेगा पाक भारत जंग? कुछ देख रहे हैं इस तरह से आप? जी, इस साल की शुरुआत थोड़ा सा ख़तरनाक ही हुई है, यानी बिल्कुल ही शुरू में शुरू हो गया। तो मुझे जहाँ तक अफगानिस्तान के, क्योंकि देखें, ऑफ कोर्स आई नो व्हाट गोज़ ऑन इन दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मेरे दैट्स माय पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। समटाइम कुछ कहना ज़्यादा बनता नहीं है, या कुछ वजूहात की बिना पर आप ज़्यादा कह नहीं सकते। सोर्सेज रिवील करनी पड़ जाती हैं, कभी मजबूरियाँ हो जाती हैं इंसान की। तो इसलिए मैं ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि इसको ज़्यादा आप देखते हैं, मैं अवॉइड करता हूँ उस सब्जेक्ट को। लेकिन अली भाई, मैं एक चीज़ जो मैं सुन रहा हूँ चैटर, आपको भी कुछ देर पहले सुनवाई भी थी कुछ चैटर मैंने, तो कुछ ना कुछ तो पक रहा है उसमें, कहीं ना कहीं कुछ जिक्र है अफगानिस्तान के। तो कहीं ना कहीं ये तो कुछ ना कुछ पक रहा है। आई मीन, इफ आई एम लिसनिंग इट इन माई एंड, सो एंड आई एम श्योर यू हैव हर्ड द ट्रेलर ऑफ इट, तो देयर इज़ मच गोइंग ऑन। ये लोग अफ़गानिस्तान को इस्तेमाल करेंगे। उसको अफ़गानिस्तान के साथ मिल के नहीं कहना चाहिए, बल्कि अफ़गानिस्तान को इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। एंड आई सी दिस कमिंग इन कमिंग मंथ्स, कि वो जो किसी न किसी तरह, वो जो जुनून भारत का जंगी जुनून है, उसको किसी न किसी तरह ये अफ़गानिस्तान के कंधे पर रख के ज़रूर बंदूक चलाएं। कामरान भी, इस टाइम पे अफगानिस्तान में रॉ जो है वो तो एक्टिव है, लेकिन क्या दहशतगर्द तंजीमें दाइश और अलकायदा वो भी एक्टिव हैं उस तरह से जैसे माजी में हम देखते थे, और पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई कार्रवाइयाँ, कोई इस तरह की चीज़ें प्लान कर रही हैं? अली भाई, ऑफ कोर्स दे आर बोथ एक्टिव, क्योंकि काबुल हुकूमत, जिसको काबुल हुकूमत कहते हैं, बेसिकली तालिबान की जो हुकूमत है, काबुल हुकूमत, उनका कंट्रोल सिर्फ काबुल तक है और चंद इलाकों में, ज़्यादा जगह जो मैंने पूरा हर जगह जो है, इट्स नॉट लाइक फुली कंट्रोल्ड नहीं है ये, और ऑर्गेनाइज हुकूमत भी नहीं कहना चाहिए उसको। तो आई मीन दे आर, जो हुकूमत पैकेट्स के अंदर होती है अली भाई, मैंने पैकेट्स कह दिया, सॉरी, पॉकेट्स में, अगर पॉकेट्स में हुकूमत होती है, तो दैट इज़ नॉट अ हुकूमत, दैट्स अ जोक। सो बहुत से एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे दाइश का ज़्यादा जोर है, पीपल उनकी हिमायत हासिल है, वहाँ ये ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। दे हैविंग हार्ड टाइम, क्योंकि लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम, इंटेलिजेंस फेलियर, लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम, ऑफ कोर्स दे हैव अदर इश्यूज एज वेल एज मैन पावर। तो ये तो दिस इज़ एन ऑन गोइंग इशू। दाइश, जिसको ISIS के कहा जाता है, वो वेरी एक्टिव इन अफगानिस्तान। पाकिस्तान में भी इसका फैक्टर मौजूद है, ऑफ कोर्स इट डज। और अलकायदा का जहाँ तक बात है, तो अलकायदा के कैंप्स वहाँ पे बैक इन अ बिजनेस हैं। ये बात CIA को भी पता है, आई एम श्योर पाकिस्तान की एजेंसी को भी बहुत अच्छी तरह पता है कि वो किसके अम्ब्रेला पे कहाँ कहाँ कैंप्स हैं। आई मीन दे आर बैक इन एक्शन। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो अनखला जो सीरिया से हुआ, अहमद अशरा के बाद जो कॉन्ट्रैक्ट इसने अमेरिकन के साथ किया, तो उन फाइटर्स का जो मसरी अलकायदा के पुराने हैं, जो कहीं जा नहीं सकते, उनके पास पासपोर्ट नहीं है अपने मुल्क जाने के लिए, उनके पास एक ही राउट बचता है, वो बचता है ईरान वाले साइड से बैक टू अफगानिस्तान। सबसे आसान राउट है वो, और वो रिवर्स, उसको रिवर्स स्मगलिंग कहते हैं हमारी ज़बान में। तो दिस बीन गोइंग ऑन। तो वो वहाँ पे जाके वापस उन्होंने अपने फैक्टर्स और कैंप बनाए हुए, वहाँ पे बैक इन ट्रेनिंग है। तो हमारे लिए ज़ाहिर बात है, हमारे पड़ोस में बैठे हमें ज़्यादा फिक्र होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो कर लेनी चाहिए, जिसको करनी चाहिए। दे शुड हैव बीन वरीड नाउ, क्योंकि डाउन द रोड इट्स टू लेट। कामरान भी, अब पूरी दुनिया ने देखा डोनाल्ड ट्रंप ने जो प्रेसिडेंट मडूरो के साथ किया, जिस तरह से उन्हें अबडक्ट करवाया। कोई चांस बाकी रह गया है कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ मिल सके? अब मैं एक वीडियो देख रहा था जब ये नोबेल पीस प्राइज़ की बातचीत चल रही थी, तो इटालियन सदर और फ्रांस का जो सदर है, दे वर लुकिंग एट
हमारे प्राइम मिनिस्टर को पाकिस्तान के, दे वर लुकिंग एट हिम विद द स्टेट ऑफ डिसबिलीफ। बल्कि फ्रेंच जो एक पार्लियामेंटेरियन वो यूं कर रहा था, यानी जब इनके मुंह से कलमात झड़ रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए तो अच्छा है अगर मिल जाए, क्योंकि पाकिस्तान ने ये जो दिस इज़ समथिंग पाकिस्तान ने प्रेजेंट किया है। तो मेरा ख्याल है नवाज से नहीं, शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद पेश करनी पड़ेगी अगर मिल गया तो। उनके हिसाब से तो मिल लेना चाहिए, क्योंकि अगर अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं सवाल, तो अगर आप शरारत नहीं करना चाह रहे, इसका मतलब आप पूछ रहे हैं तो मैं अपने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कैसे? मेरा प्राइम मिनिस्टर कहता है कि ट्रंप को पीस प्राइज मिलना चाहिए, ट्रंप पीस कर रहा है, अगर मेरा प्राइम मिनिस्टर कह रहा है तो मैं भी कह रहा हूँ मिलना चाहिए, ज़रूर मिलेगा। मेरे प्राइम मिनिस्टर का ख्वाब है तो मेरा ख्वाब है ना, क्योंकि देखिए हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है वो आवाम की ज़बान बोलते हैं। अभी जो करंट प्राइम मिनिस्टर है हमारे, वो आवाम की ज़बान बोलते हैं, आवाम के मुंतखब लोग हैं, वो आवाम उनसे मोहब्बत करती है, इतना प्यार है, पूरा पूरा मुल्क उनसे मोहब्बत करता है, और वो जो भी बात करते हैं वो पाकिस्तान की दिल की आवाज़ होती है, पाकिस्तान के अवाम के दिल की आवाज़। तो पाकिस्तान के अवाम की दिल की आवाज़, ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए, इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने आप इसको फाइल किया, इसीलिए मोशन में आई। सो वाई नॉट, आई थिंक वी शुड। कामरान भी, अब चाइना और अमेरिका अगर आमने सामने आ जाते हैं इन हालात में, तो पाकिस्तान किस साइड पर होगा? पाकिस्तान के तो दोनों इत्तेहादी हैं, क्या पाकिस्तान अमेरिका के साथ खड़ा होगा या अपने पुराने इत्तेहादी चाइना के साथ? अमेरिका की साइड पे। अब क्या चाइना की बजाय अमेरिका का साथ देना पाकिस्तान के मफाद में है? नहीं, पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होगी। एक बात कहता हूं मैं आपसे, अमेरिकन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो जो चाइनीज़ हथियारों को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता है चाइना के अलावा। यानी पाकिस्तान नंबर 1 एलाई, अगर आप ये कहिए कि पार्टनर है, तो वो चाइना का है। आपके ख्याल में कभी अमेरिका को ये परवाह क्यों नहीं होती कि पाकिस्तान, यानी वो चाइनीज़ वेपन की उनके वरीज क्यों नहीं होती? वाई दे डोंट वांट टू नो, डोंट केयर टू नो। उनको पता है कि जिसके पास है वो हमारे ही पास है। बात समझ लीजिए, बात दोबारा कहता हूँ मैं, चाइना के जितने वेपन्स हैं, जो भी चीज़ें, टेक्नोलॉजी, वो किसके पास होती है सबसे ज़्यादा दुनिया में? पाकिस्तान के पास होती है। देख लीजिए आप, अमेरिका को केयर क्यों नहीं होती कभी कि क्यों सुनगुन क्यों नहीं करता वो? अगर पाकिस्तान के पास है तो उसको पता है कि कितना आसान है उसके लिए वो एक्सेस करना। सो अगर पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान के ज़्यादा क्या कहूँ मैं, आप समझ जाइए बात को। तो जब जब ट्रंप अंकल चाहेंगे, उनके पास वो सारी टेक्नोलॉजी भी होगी, और पाकिस्तान विल नॉट टर्न हिज बैक फ्रॉम अमेरिका एवर। ये बात लिख के रख लीजिए आप।